आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 19। जाने आज किस बात की खुशी थी, पर उनका मन आज किसी अनजानी उमंग से गुलजार था। जाने का सोचते वे बीच बीच में खुद से मुस्कुरा लेता था। वे समय पर तैयार होता होटल के लिए निकल रहा था और आज भाभी की सख्त की वजह से उसे राजवीर के साथ जाना पड़ रहा था। राजवीर कार होटल की ओर ले जा रहा था कि अचानक ब्रेक के लगते और उनका ध्यान सामने की ओर जाता है। राजवीर खिड़की से सर निकालकर होटल के पोर्च तक जाने की बाधा बनते एक पिकअप गाड़ी को लताड़ रहा था। असल में पिकअप गाड़ी से कुछ गमले आए थे जिन्हें वे उतारते वहीं रख ही रहे थे कि पीछे से अरुण की कार आ गई और जैसे ही उन मजदूरों को पता चला वे घबरा कर और जल्दी जल्दी में सब गमले समेटते हुए उनके लिए रास्ता बनाने लगे। ये भी ना बेवकूफ लोग हैं, एक बुढ़े को लगा रखा था गमला उठाने में, जिसका अपना शरीर नहीं उठ रहा वो गमला उठाएगा। राजवीर फिर हॉर्न बजाता हुआ भुनभुना रहा था। तभी राजवीर को कार का दरवाजा बंद होने से पता चला कि अरुण कार से उतरकर उन मजदूरों की ओर बढ़ रहा है। राजवीर इससे पहले ही कुछ समझ पाता, पर जब तक वह उतरा अरुण की तरफ आया, उसके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य आ गया। होटल के सीईओ को आता देख वे मजदूर घबरा गए थे और उसी घबराहट से जल्दी जल्दी रास्ते का सामान हटाने लगे। एक बुढ़ा आदमी तो बड़ा सा बोरा लिए बस गिरने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही अरुण आगे बढ़कर उसे पकड़कर बचा लेता है और बोरा किनारे करता हुआ ऐसे ही एक एक करके सभी की मदद करता है। ये देखते मजदूर जहां हैरान हुए जा रहे थे, वहीं दरबान और बाकी का फोर्थ स्टाफ वहां भागता हुआ आता है और सब मिलकर पल में रास्ता साफ करते अरुण के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। सभी को अरुण की नाराजगी की उम्मीद थी, तो वहीं वे अपने कोट और स्लीव्स को झाड़ते झाड़ते हंसते हुए कह रहा था, वैसे मुझे बड़ा मजा आ रहा था ये करके, बोर हो रहा था तब से। कहता हुआ पैदल ही उनके साथ पोर्च से होता होटल की ओर चल देता है और मजबूरी में राजवीर कार को अकेले ही चलाता हुआ चल रहा था। उनकी कल्पना में उनका नया मालिक बिल्कुल अलग था। वे सभी को समान नजर से देख रहा था। वह न किसी की गलती को गुनाह मान लताड़ता था और न सख्त नजरों से उन्हें डरा रहा था। वह सबसे दोस्तानी तरीके से पेश आता अपने केबिन की ओर बढ़ रहा था, जहां उसके आने की खबर मिलते दीपांकर उसकी ओर भागा आता, घबराहट में उसे सॉरी बोल रहा था। आकाश के अनुसार उसे उसके आते पोर्च पर दीपांकर को रोजाना उसे रिसीव करना होता था, जबकि आज तो अरुण के आने की खबर तक उसे नहीं लगी। इस पर अरुण उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा था, रिलैक्स, आखिर मैं भी तो एक एम्प्लॉई हूँ, इसे थोड़ा समय से पहले आ गया। वे केबिन में आते ही खड़े खड़े ही टेबल की फाइल को उठाते हुए पूछता है, तो सारे बोर्ड मेंबर आ गए? बस सर, आने वाले हैं, 10 मिनट और लगेगा। दीपांकर सम्मान में झुकते हुए कह रहा था, कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ, तब तक बाकी का देख लेते हैं। और हाँ, अनुपमा से मैंने कुछ न्यू ड्रेस एडिशन के डिटेल्स मांगे थे, ज़रा उसे भेज देना। कहता हुआ सिगरेट सुलगाते हुए कुर्सी पर बैठते हुए एक नजर दीपांकर की ओर डालता है, जो हक ब कभी भी उसके सामने खड़ा था। अरुण अजीब तरह से प्रश्नात्मक भाव से उसकी तरफ देखता रहा। दीपांकर अपने बगल में खड़े एक दूसरे स्टाफ के कानों के पास आता हुआ पूछ रहा था, अब ये कौन मैडम है? एनी मैडम सर, उनका नाम ही अनुपमा है। क्या? हाँ सर, कल मुझे भी मालूम पड़ा जब हमारे सीईओ सर ने उन्हें उनके नाम से बुलाया। ओह। उन दोनों को आपस में खुसर फुसर करते देख अरुण कहता है, इससे मालूम पड़ता है कि अपने स्टाफ की तुम सब कितनी जानकारी रखते हो। अरुण की बात पे अपनी घबराहट छिपाते हुए दीपांकर जल्दी से कहता है, वो सर कभी पूछा नहीं था नाम एनी से। वे भरसक हंसी के साथ अपनी घबराहट छिपा रहा था, जबकि अरुण कश लेते हुए उसे घूरने लगा था। बेहद घनी और बदबूदार जगह थी जहाँ सेल्वन खड़ा था और उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्टर किलर खड़ा अपनी बड़ी दाढ़ी पे हाथ फेरता हुआ कह रहा था, 50 पेटी। ठीक है, पर काम पुख्ता होना चाहिए और जल्दी, चाहे जितने आदमी ले जाओ अपने। सेल्वन की कड़क आवाज पे वो गुंडा टाइप आदमी खिल्ली उड़ाते हुए बोलता है, इन सालों को मारने चिंगारी भाई आदमी लेके जाएगा? ये सूट बूट वाले, बड़ी सी गाड़ी में घूमने वाले, कांटा छुरी से खाने वाले तो सब साले कागज के फूल होते हैं। अपन का अब तक एक्सपीरियंस कहता है कि इन्हें अकेले में बंदूक दिखा दो ना तो वहीं इनकी मर जाती है। वह भद्दी हंसी से हंसते हुए कहता है, लेकिन इसके विपरीत सेल्वन बेहद गंभीरता से कह रहा था,
मुझे तेरा ज्ञान नहीं, काम चाहिए, वो भी बहुत जल्दी। कहता हुआ एक तस्वीर उसके हाथ में पकड़ाते हुए उसे तेजी से वहां से निकल जाता है। अब वह गुंडा शांत होकर उस तस्वीर को गौर से देख रहा था जो अरुण की थी। ऑफिस की बिल्डिंग का ये सबसे बड़ा और खूबसूरत केबिन था जो आकाश का था। केबिन का एक कोना जो आकाश का सबसे पसंदीदा था और उसे बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया था। बेहद उम्दा कारीगरी से सुसज्जित उस कॉर्नर में लगभग हर ब्रांड की महंगी से महंगी शराब मौजूद थी, जिसके बीचों बीच आकर्षक का केंद्र थी एक 5 फुट की सुराही जो उसने दुबई से मंगाई थी। ये बात अलग थी कि सुराही मात्र शो पीस की तरह रखी थी और उसके आसपास ढेरों रंगीनियां समेटे हुए थी। इस वक्त आकाश की निगाह लैपटॉप पर थी और उसके होठों के बीच एक सिगरेट सुलग रही थी। तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया, जिसे सुनते ही आकाश ने उधर बिना देखे ही कम इन कह दिया। दरवाजा पुश करके एक छरे बदन की चुस्त युवती अंदर प्रवेश करती है, जिसके सादे से कपड़ों में भी आधुनिकता झलक रही थी। इस वक्त वह ऑफ वाइट शर्ट और ए लाइन स्कर्ट पहनी थी। वे अपने हाथों में फाइल लिए वे आकाश के ठीक सामने बड़े सलीके से खड़ी होती है। आकाश अब नजर उठाकर सिगरेट दबे होठों के बीच मुस्कुराते हुए कह रहा था, रूबी, लुकिंग गॉर्जियस। आकाश की उंगलियां कीबोर्ड छोड़कर सिगरेट थाम चुकी थी। तभी आकाश का मोबाइल बजता है, जिस पर ध्यान न देते हुए वो उसे क्लिक पर साइलेंट मोड पर डाल देता है। थैंक यू सर, ठंडी आवाज में धीरे से प्रतिक्रिया देती रूबी एक फाइल उसकी ओर बढ़ाती हुई कह रही थी, सर ये टेंडर की फाइल जो आपने मंगाई थी। पर आकाश की दिलचस्प नजर सिर्फ रूबी पर टिकी थी। वह गौर से उसे देखता हुआ कह रहा था, डू यू नो, तुम पर यह सफेद रंग काफी खिल रहा है, जबकि सफेद रंग अपने आप में उतना आकर्षक नहीं लगता, पर तुम तो वेल सिट डाउन रूबी। थैंक यू, आई एम ओके सर। ये कंसर्न लेटर पर आपके साइन होने थे। रूबी एक अन्य फाइल को आकाश की ओर बढ़ा रही थी, जबकि उसकी निगाह बस रूबी के जिस्म पर टहल रही थी। वह फाइल पकड़ने के बजाय उसका हाथ पकड़ लेता है। रूबी सर से पैर तक कांप गई। प्लीज लीव मी सर। उसकी हलक से सिर्फ इतना ही निकल सका। रूबी खींचकर अपना हाथ छुड़ाती हुई फाइल मेज पर रखती हुई 2 कदम पीछे हट जाती है। आई गो बैक टू माई सीट सर। होल्ड डाउन रूबी, व्हाट हैपेंड? तुम तो घबरा गई। ऐसा कहते आकाश के होठों पे अजीब सी हंसी थी। उसका मोबाइल अभी भी लगातार चमकता कॉल शो कर रहा था। क्या मैं जा सकती हूँ? रूबी आंखें नीचे किए हुए आकाश के चेहरे के भाव से कतरा रही थी, जबकि आकाश उस पर बिना नजर टिकाए बिना हटाए कह रहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास सोच रहा हूँ, तुम जानना नहीं चाहोगी? रूबी अभी भी आकाश की ओर नहीं देख पा रही थी। इससे वह नहीं देख पाई कि आकाश उठकर उसके पीछे आ गया था। वह जैसे ही उसके पीठ पर हाथ फेरता है वह चौंक कर उसकी ओर पलटती, लगभग डर ही जाती है। एकदम से पलटने से रूबी कुर्सी से उलझती हुई खुद को बचाने में कुर्सी गिरा बैठती है। कुर्सी के गिरते पास ही सजा रखा एक बड़ा सा वास तेज आवाज के साथ फूट जाता है। इससे रूबी और घबरा जाती है, जबकि आवाज इतनी तेज हुई कि एक अन्य कर्मी तुरंत ही भागता हुआ आकाश के केबिन में प्रवेश करता है। सर आर यू ओके? उसी पल रूबी सॉरी कहती हुई तुरंत ही केबिन से बाहर हो जाती है। तो आकाश उस कर्मी को खा जाने वाली निगाह से घूरता हुआ फिर से अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। अब उसका ध्यान मोबाइल की ओर जाता है, जिसे आक्रोश से उठाते हुए वह दबी आवाज में चीखता है, बोलो। दूसरी ओर से वह जो कहता है उस पर आकाश दांत भींचे हुए बस इडियट कहकर मोबाइल लगभग तेजी से टेबल पर पटक देता है। एनी उफ अनुपमा इस वक्त किसी हॉस्पिटल में थी। इस वक्त बेहद सादे से कपड़ों में बिना किसी मेकअप के उसके चेहरे के हर हाव भाव स्पष्ट हो रहे थे। उसके हाव भाव में डर और चिंता के मिले जुले भाव थे। उसकी एक नज़र उसके सामने के बेड पर लेटी एक मरीज पर थी, तो दूसरी नज़र बार बार दीवार घड़ी की ओर चली जाती। बेड पर एक 11 साल की बच्ची बेहद शांत भाव से आंखें बंद किए पड़ी थी, जबकि उसका एक हाथ जाने कब से अनुपमा के हाथों के बीच में था। तभी अचानक किसी की मौजूदगी होने से आहट पाते वह पलट कर देखती है तो बस अवाक रह जाती है। उसके सामने अरुण खड़ा था। अरुण उसका चीफ बॉस था और वह भी थी एक मैनर में खड़ा होना तक भूल गई। बस अवाक उसकी ओर उसकी मौजूदगी देखती रह गई। अरुण बड़ी शालीनता से पूछ रहा था,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसकी आवाज़ से जैसे अनुपमा की तंद्रा टूटी और वह लगभग हड़बड़ाती हुई उठ खड़ी हुई। अरे रे बैठो, मैं तो बस तुम्हारा हाल जानने आया था। तुमने मुझे बताया नहीं कि आज तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन है। कैसी है वे? कहीं मैंने आके तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अनुपमा के मुंह से तो बोल ही नहीं फूट रहे थे, वे बस हैरान खड़ी रह गई। तभी अरुण के पीछे से डॉक्टर नर्स के साथ वहां प्रवेश करता है। सीधे बेड पर लेटी बच्ची के पास आता खड़ा होता डॉक्टर उसकी मेडिकल रिपोर्ट को वही क्लिप बोर्ड पर टंगी थी उसे देखता हुआ नर्स को कुछ निर्देश देने लगा था। उसे देख लेने के बाद वहां से निकलते हुए जो ही अरुण के पास से गुजरता है तो वह उसे टोकता हुआ पूछ लेता है, डॉक्टर कैसी है बच्ची? डॉक्टर 2 पल रुक कर अरुण को देखता है, फिर धीरे से कहता है, ऑपरेशन के बाद ही कह सकते हैं, बट होप फॉर बेस्ट। प्लीज़ डॉक्टर, आज आप अपना बेस्ट करिएगा और किसी भी कारण से इलाज को रुकने मत दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर भी आंख झपका कर मौन सांत्वना देता वहां से तुरंत ही निकल जाता है। अब अरुण तब से खामोश खड़ी अनुपमा के पास आता हुआ कहता है, अनुपमा, मैं तुम्हारी 15 दिन की मेडिकल लीव सेंशन करता हुआ, ठीक है, और ये चेक रखो। इसके बाद भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। कहता हुआ अरुण अपने पीछे खड़े दीपांकर के हाथ से चेक लेता हुआ अनुपमा की ओर बढ़ा देता है। अब अनुपमा का ध्यान अरुण और तब से उसके पीछे खड़े दीपांकर की ओर जाता है, जो बस अपना सर पकड़े खड़ा था। अपना भी ख्याल रखना। हाथ जोड़े हुए तुरंत ही वहां से निकल जाता है। अनुपमा इतना हैरान थी कि ना वह अरुण के साथ कोई औपचारिकता निभा सकी और ना शुक्रिया ही अदा कर पाई। वहां से निकलते अरुण अब वापस घर आ रहा था। उसके चेहरे पे सुकून कह रहा था कि आज का दिन कुछ बेहतर था। उसका या कोई अनजानी उम्मीद उसे सुकून से भर दे रही थी। काफी देर से वह मोबाइल अपने हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। हाँ, आज पहली बार उसका दिल किया कि मोबाइल अपने साथ रखे। दिल की बेइंतहा बेचैनी थी या कशिश कि बहुत देर तक वह खुद को उस नंबर से मिलाने से नहीं रोक पाया, जहां जाने कौन सा अनजाना सम्मोहन उसे बरबस खींच रहा था। उधर सारंगी फिर से फोचता फोन उठाकर हेलो बोल रही थी। सारंगी उस पार से हेलो हेलो कर रही थी और अरुण मोबाइल कान से दूर करे गहरी सांस हवा में छोड़ता हुआ आखिर बिना बोले कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। हेलो, लो, कब से हेलो हेलो कर रही थी और उधर से कोई बोला ही नहीं। अरे कुछ नहीं बोलना तो रॉन्ग नंबर ही क्या कहता है। रिसीवर रखती हुई सारंगी अब पीछे पलट कर देखती है, जहाँ किरण उसकी हालत पर हंसती हुई कह रही थी, तुम्हें भी तो हर घंटी पर लपक कर फोन उठाना होता है, तो होगा कोई जो ऊब गया होगा तुम्हारी एक ही आवाज़ को सुनते सुनते। आप भी ना, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है क्या? सारंगी की रूठी आवाज़ पर किरण अब प्यार से उसे समेटती हुई बोलती है, ना बाबा, बहुत प्यारी है, बिल्कुल सारंगी जैसी। अरे हाँ, उस दिन किसी और ने भी कहा था ये। सारंगी कुछ पल रुककर सोचती हुई बोली, हाँ, अरुण बाबू के दोस्त थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। अरुण का नाम आते जैसे किरण होठ का किनारा दबाए शर्मा गई। तभी किसी आवाज़ पर उन दोनों का ध्यान बाहर की ओर जाता है, जहाँ कुछ सजी धजी औरतें आई हुई मनोहर दास जी को प्रणाम कर रही थी। वे देखती दोनों साथ में वहीं चल देती हैं। मनोहर भाई, तमें हमारी बात से इनकार मत करो छू। बिटिया नहीं जावेगी तो माता अम्बा की गर्भाविधि कैसे पूरा होगी? हर बार अपने सहकारी स्त्री समूह की पूजा बिटिया के गर्भा भरने से ही पूरी होती है, तो आज कैसे नहीं होगी? इस पर मनोहर दास हंसते हुए कह रहे थे, सावित्री बेन, आपको पता है ना, 2 दिन बाद ही बिटिया की शादी है, फिर कल ही मंडप लग जाएगा। उन औरतों में जैसे जो सबसे अधेड़ उनकी स्थिति थी, वे आगे कहती है, हाँ, तो हमें नहीं पता क्या कि हमारी बिटिया की शादी हो रही है, और क्या हम सबके बिना ही हो जाएगी रस्म? बिटिया का हाथ बड़ा शुभ है, वे हर बार की तरह इस बार भी गरबा अपने हाथ से भरकर शुरू करेगी तो माँ अम्बा सब पर अपनी किताब पर रखेगी। इस पर मनोहर दास फिर कुछ कहने वाले थे, पर उससे पहले ही वे स्त्री फिर बोल उठी, बस मनोहर भाई, तमें कोई चिंता न करो छू, हम आज की विदा करते कल से बिटिया की मंडप की तैयारी में मिलकर करा लेंगे। आखिर हम सबकी प्यारी रानी बिटिया की शादी बिना धूम धूम के होने देंगे क्या? अब की वे मुस्कुरा कर हामी भरी देते हैं और साथ में वे दोनों भी मिलकर मुस्कुरा उठती हैं।
कार के पोर्च में रुकते अरुण भी पल भर को किसी अनदेखे ख्वाब से बाहर आकर खुद से ही मुस्कुरा उठा था। राजवीर अरुण के उतरने से पहले ही कुछ कह रहा था। सर, अगर आज शाम कहीं नहीं जाना हो तो आज भर की छुट्टी मिल सकती है। वो क्या है, आज से गरबा शुरू है तो परिवार के साथ बाजार जाकर गरबा के कपड़े खरीदने हैं। बिना गरबा के कपड़ों की पूजा में नहीं जा सकते ना, इसलिए। नहीं, मुझे कोई काम नहीं, बल्कि ये कार ले जाओ और आराम से अपने परिवार को शॉपिंग कराओ। जी सर। राजवीर इससे अधिक शब्द अपनी खुशी में प्रकट नहीं कर पाया। जिस मुस्कान के साथ अरुण कार से उतरा, एक पल को ड्राइविंग सीट पर बैठा राजवीर देखता रह गया और वो खुद भी मुस्कुरा उठा। अरुण ने देखा भी नहीं कि भाभी कब से उसका इंतजार करती उसे पुकारने वाली थी, पर उसे यूं जाते देख वे बस ठहरी रह गई, जबकि अरुण तो अपनी धुन में ही 2-3 सीढ़ियां एक एक फलांगता लांगता कमरे में तुरंत ही फिर कॉल लगा बैठता है। फिर वही ट्रिंग ट्रिंग की घंटी और उसी क्रमांक में दिल की धड़कनें। फोन आखिर उठा लिया जाता है। वह हेलो सुनते ही अरुण फिर से काटने ही वाला था कि मन मारे रुक गया। हेलो, लो, कौन है भाई? मैं अरुण। क्या? तो दीदी से बात करनी है ना आपको? नहीं, वो गलती से कॉल शायद रिपीट में लग गया। ओह, तो नहीं करनी बात? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो करनी है बात? हाँ, ठीक है। और वो वैसे बुरी तरह से छींक रहा था, पर करता भी क्या। मन था कि डूबा जा रहा था। लेकिन आप कैसे बात करेंगे? दीदी तो गरबा के लिए गई हैं। वो सुबली बीच के पास ही बड़ा सा पंडाल सजा है ना, कितने सारे लोग आ रहे हैं, वहीं गई है। दीदी अपने हाथ से माँ अम्बा की पूजा का गरबा भरेंगी। बड़ा शुभ है उनका हाथ, आप भी जा सकते हो वहाँ। हेलो हेलो, लो, फोन ही कट गया। रिसीवर हाथ में लिए वे कुछ पल सोचती हुई कहने लगी, अगर अरुण बाबू वहाँ गए भी तो दीदी को पहचानेंगे कैसे? उन्होंने तो दीदी को देखा ही नहीं है कभी। फिर कंधे उचकाती फोन रखती हुई वह दूसरी ओर चल देती है। अरुण को भी नहीं पता कि कौन सी अनजानी कशिश खींच रही थी, जो आज उससे वो कराने जा रही थी जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वह पहली बार किसी के पूजा पंडाल में जाने का सोच रहा था, पर जाए तो कैसे? क्या उसे भी गरबा की कोई ड्रेस पहननी पड़ेगी? पर क्या? वह तुरंत ही ऑनलाइन सर्च करता है। ढेरों ड्रेस के ऑप्शन थे। रंगीन कपड़ों में चमकीले भड़कीले कपड़ों के जत्थे थे, पर वैसे कपड़े कहाँ कभी अरुण ने पहने थे। आखिर बहुत सर्च के बाद अपने लिए सफ़ेद कुर्ते पे काफनी कोटी सेलेक्ट करता हुआ तुरंत ही ऑर्डर कर देता है। एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज देते बस 15 मिनट में ही कपड़े उस पर तो पहुंच जाते हैं और उसके अगले 10 मिनट में वे तैयार भी हो जाता है। आज खुद को शीशे में देख आश्चर्य से भर उठा था। वो सोच रहा था कि अगर घर पर किसी ने उसे इन कपड़ों में देख लिया तो पक्का सबको उसके दिल के बदले जाने का हाल की खबर जरूर लग जाएगी। वह खुद में मुस्कुरा उठा और बस मौका देखते सबकी नजरों से बचते वे बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी वही होता है ना, जिससे बचना चाहो वही मिलता है। भाभी उसे सीढ़ियों से उतरते ही मिल गई। एक पल को वे मुंह खोले हैरान नजरों से अरुण को ऊपर से नीचे देखती रह गई। फिर खिलखिलाकर हंसती हुई पूछी बैठी, जिस पर अरुण अपनी हड़बड़ाहट छिपाते हुए बोलता है, अरे भाभी, वो आपको पता ही है ना, ये योगेश भी ना मुझसे क्या क्या नाटक कराता है। मैं अभी आता हूँ। उसी ने कहा कि ऐसे ड्रेस पहन के मैं उसके पास पहुँचूँ। ठीक है भाभी। बस अपनी बात हड़बड़ी में कहता हुआ अरुण तेजी से वहाँ से निकल जाता है, जबकि उसे पता ही नहीं था कि भाभी के ठीक पीछे योगेश खड़ा था, जो अरुण से मिलने आने से पहले कुछ देर भाभी से बात करने लगा था। योगेश अरुण को आवाज़ देने ही वाला था, पर भाभी उसे इशारे से रोकती हुई धीरे से कहती है, पहली बार झूठ बोला है, वो भी इतना प्यारा। ज़रूर तुम्हारी मिलाई कॉल का असर है योगेश। योगेश भी सीने पे हाथ बांधे बन होठों से मुस्कुरा दिया था। अरुण के सफ़ेद कार जिससे कभी परिचित थे वे राजवीर ले गया था, तो अरुण आज दूसरी कार से सुबली बीच की ओर निकल रहा था। पर उसे नहीं पता था कि उस पर घात लगाए बैठा गुंडा उसकी कार बदल जाने से उसे ट्रैक नहीं कर पाया और अरुण आसानी से सुबली गांव की ओर निकल गया। मन में कोई अजनबी तरंग सी मची थी। मन कहीं टिक ही नहीं रहा था। कैसी दिखती होगी किरण, ये जानने उसका मन आज हर सीमा पार कर देना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका मन आगे और वह पीछे दौड़ रहा था। किसी को देखने की ऐसी ललक उसमें कभी उठेगी, कहाँ सोचा था उसने। पर आज उसके साथ
ठीक वही हो रहा था। कब स्टीयरिंग पर उंगलियां घुमाते वह सुवली गांव पहुंच गया, उसे खुद भी पता ना चला। वहां बीच पर लगा पंडाल सच में दूर से ही भव्य और आकर्षक दिखाई दे रहा था। साथ ही गुजराती गीत और वाद्यों की झंकार कुछ इस तरह से गूंज रही थी मानो समंदर की हर लहर उस लहरी पर नृत्य करती पार बढ़ उमड़ आ रही हो। पार्किंग के नाम पर लोगों ने दूर पास हर जगह गाड़ियां पार्क कर रखी थी। अरुण ने भी एक खाली जगह देखकर कार को पार्क कर दिया, जो पंडाल से काफी दूर थी। वह किरण को देखने आ तो गया था, पर खुद ही नहीं जानता था कि उसे पहचाने का कैसे। फिर भी दिल की बेइंतहा बेचैनी कहाँ उसकी कुछ सुनने को तैयार थी। कार से उतरते वे पंडाल की ओर जाने ही वाला था कि किसी आवाज पे उसका ध्यान अपने से पीछे कुछ दूर अंधेरे रास्ते पर चला गया, जहाँ 2 व्हीलर पार्क किए हुए थे। उसके मन में संदेह सा हुआ तो कुछ पल ठहर कर वे गौर से उस ओर देखने लगा और अगले ही पल उसका चेहरा आक्रोश से भर उठा। असल में वहां कुछ शोधे लड़कियों की पार्क स्कूटी पर बैठे मस्ती करते आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे थे। एक तरफ उसे पंडाल में किरण से मिलने की जल्दी थी, तो दूसरी ओर किसी अनजान लड़की को वह मुसीबत में छोड़कर नहीं जा पा रहा था। अरुण बिना समय गवाए उस पार्किंग के नजदीक खड़ा होता, अपना पर्स निकालकर उसमें से एक नोट आधे निकालकर वहीं पर्स गिराकर पंडाल की ओर बढ़ जाता है। और फिर वही हुआ जो उसने सोचा था। पैसों की चमक उसकी आंखों में पड़ते वे सारे गुंडे जो इधर उधर छितरे पड़े थे एक जगह इकट्ठे होकर पर्स उठाकर बंदर बाट करने लगे। तभी किसी के जूतों पर उन सबकी नजर पड़ी, जो ठीक उसके पीछे खड़ा था। क्या, चल निकल। और वो 5-6 गुंडे में से एक ने अपने मजबूत शरीर का रौब अरुण पर झाड़ा। इस पर अरुण मुस्कुराते हुए उसके हाथ से पर्स झटकते हुए बोलता है, बस ये वापस लेने आया था। पर्स अरुण के हाथ में जाते हुए सारे गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तेरा दिमाग घास चढ़ने गया है क्या, जो अकेला हमसे पिटने चला आया? देखो, मेरे पास तुम लोगों पर वेस्ट करने का रत्ती भर भी समय नहीं है, वरना खड़ा होकर तुम लोगों के डायलॉग जरूर सुनता। अरुण की हल्की मुस्कान पर वे मजबूत शरीर वाले गुंडे उसे घेरते हुए बस अरुण को दबोचने वाले थे कि वे तुरंत आस्तीन समेटता हुआ एक घुमावदार हाथ और एक पैर के संयोजन से एक ही बार में अपने सामने के 3-4 गुंडों को चित कर देता है और बिना क्षण गवाए बाकी के 2 को अपने हाथ की मजबूर पकड़ से लिए ऐसा धोबी पछाड़ देता है कि वे कमर पकड़े कराहते रह जाते हैं। वे 6 से 6 गुंडे जमीन पर बड़े करार रहे थे। ये न उन गुंडों ने सोचा था और न उसे दूर से देखते चिंगारी भाई नहीं ऐसा कुछ जश्न उसे देखने को मिलेगा। वे वैसे भी अरुण की कार राजवीर द्वारा ले जाने से अपना समय काफी बर्बाद कर चुका था, और अगर तस्वीर ना होती तो शायद वह राजवीर को उड़ा ही चुका होता। तस्वीर तो थी वही, हाँ गाड़ी जरूर बदल गई थी, पर व्यक्ति वही था जिसे खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसे। लेकिन वह इतना मजबूत होगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अब से यहाँ नजर भी आए ना तो आज हड्डी तोड़ी है, कल शरीर का पुर्जा पुर्जा हाथ में रख दूंगा। जाते जाते सबसे पहले डायलॉग मारते हुए लात जमाता हुआ अरुण फिर पंडाल की ओर बढ़ने लगता है। चिंगारी भाई अरुण को घूरती आंखों से देख रहा था। अब चाहे जो हुआ, अकेला था तो बिना भिड़े कैसे जा सकता था। अरुण उसे देख नहीं पाता और आराम से आगे बढ़ रहा था। तभी उसके सामने अचानक से पत्ते की तरह टपकता वे खड़ा हो जाता है। अरुण अपने सामने पंडाल की ओर जाते रास्ते पर दीवार बने उस अगले गुंडे को देख रहा था। तो समझते उसे देर नहीं लगी कि ये भी गुंडा उन्हीं गुंडों का साथी है। इससे पहले कि चिंगारी भाई कुछ हरकत भी कर पाता, अरुण अपनी भरपूर ताकत से उसके जबड़े पर इतनी कसकर हाथ जमाता है कि वे 4 चक्कर काटता हुआ पेड़ से टकराकर जमीन पर चित पड़ जाता है। बस याद रखना, मैं शरीफों के साथ ही शरीफ हूँ। अपने कपड़े झाड़ता हुआ अरुण फिर से खुद को पंडाल से जाने के लिए तैयार कर लेता है। पंडाल पर पहुंचते पहुंचते वहां की आवाजें पहले ही उसे टकराने लगती हैं। वे अब सुनता है, अब गरबा का आखिरी डांस जो होगा बिल्कुल अलग और अनोखा। सभी लड़कियां और लड़के अलग अलग खड़े हो जाएं। अब सभी लड़कियां घूंघट करेंगी और घूमती हुई अपने अपने पार्टनर तक पहुंचेंगी। जिसका सबसे बेहतर डांस होगा वही जोड़ा जीतेगा और माँ अम्बा की आरती सबसे पहले वही करेगा। तो तैयार हैं? देखें अपना अपना जोड़ा सब कैसे पहचानते हैं।
उस आवाज़ के बंद होते फिर म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। यही वक्त था जब अरुण उस पंडाल के अंदर आता है। 2 पल को द्वार में खड़ा वहां का नज़ारा देखता रह जाता है। बड़े से पंडाल में 100-150 लोग मौजूद थे और सभी के सभी पारंपरिक पोशाक पहने थे। उनके हाथों में डांडिया स्टिक थी। अरुण कुछ समझ नहीं पाया कि क्या करे और कैसे पहचाने इस भीड़ में किरण को। वह किनारे खड़ा सोच रहा था, पर उसे नहीं पता था कि किरण को वह नहीं पहचानता था, पर किरण तो उसे पहचानती थी। सभी अपनी अपनी जोड़ी बनाने में लगे थे। जो डांस के धुरंधर थे वे एक साथ अपना जोड़ा बना रहे थे। किरण भी गरबे की एक्सपर्ट थी, इसे कुछ लड़के उसके पास बार बार आ रहे थे। लेकिन एक बार जो उसकी नज़र घूंघट के भीतर से अरुण से जा टकराई थी, वह नज़रें अब वहां से हटी नहीं रही थी। जबकि अपने संकोच में डूबा अरुण अभी भी किनारे खड़ा था। सारे जोड़े बनते जा रहे थे। अगले अंतिम पल में बस किरण और अरुण ही रह गए थे। अब की अरुण की नज़र अकेले खड़ी किरण पर जाती है, जो घूंघट में खड़ी जैसे इंतजार में ही थी। अरुण की ओर नजरें करते फिर वापस से इधर उधर देखने लगता है। अरुण का मन कसमसा उठा था। एक तो वे किरण को पहचानता नहीं था, ऊपर से सबकी सब लड़कियों ने घूंघट कर रखा था। करे भी तो क्या करे। तभी वे किसी को अपने बिल्कुल पास पाता है, जो इशारे में उसे अपने साथ आने को कह रही थी। अरुण बिल्कुल नहीं जानना चाहता था, और भीड़ के धक्के ने कब उन दोनों को गरबे की जोड़ियों के बीच में कर दिया वे खुद भी न जान पाए। 3 ताली, खंजंडी, मंजीरा की धुन के बीच सभी मदमस्त होकर गरबा गोल गोल चक्कर काटते हुए झूमने लगे। अरुण को भी अनजाने में अपना जोड़ा मिल गया था। भले उसका चेहरा वे नहीं देख पा रहा था, पर उन हाथों का आग्रह वे जरूर पढ़ पा रहा था। इसलिए उसके साथ ताल मिलाते हुए वे खुद को न रोक सका और गीत चलने लग गया। गीत संगीत भक्ति और प्रेम से ओत-प्रोत होता उस माहौल को अपने पास में ऐसा घेरे था कि पैर अपने आप ही थिरक उठ रहे थे। घूंघट के अंदर से किरण की नज़र बड़े आराम से अरुण पर टिकी थी, जबकि अरुण चारों ओर नज़र घुमाकर जाने किस अनजाने चेहरे को खोज रहा था कि वे खुद भी नहीं जानता था। नाच में अरुण कितना अनाड़ी था किरण समझ गई थी। बार बार वे आपस में टकरा जाते। कभी वे उसे इशारे से एक और हाथ उठाकर घूमने को कहती और वे दूसरी ओर घूम जाता, और बगल में वे किसी से टकराते टकराते बचता। अरुण अपनी हालत पे जैसे खुद ही तरस खा रहा था, जबकि इस पल को भरपूर जीती किरण मन भर अंदर तक खिलखिला उठती है। वह उसके कितना पास था, ये बस उसकी उफनती धड़कनों को खबर थी। कितना नादान अनाड़ी प्यार था उसका कि उसके सामने था, वह उसके सामने ही तो थी, और अरुण की नज़र ज़माने भर में घूम रही थी। अचानक गीत मध्यम पड़ गया, और जैसे ही होना तय था सबसे अनाड़ी जोड़ी अरुण और किरण की बन गई, जिससे आरती करने का उन्हें सबसे आखिर में खड़े होने का मौका मिला। अरुण जहाँ उलझा हुआ अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि इस भीड़ से कैसे किरण को खोजे। वही किरण तब से उसके साथ ही खड़ी माँ अम्बा को एक साथ आए रखने के लिए हाथ जोड़े उनसे प्रार्थना कर रही थी। भीड़ बढ़ने लगी। अब सभी लड़कियों ने अपने अपने घूंघट उठा लिए थे। किरण भी धीरे से अपना घूंघट हटाकर अरुण की ओर देखने लगती है कि तभी पंडित जी अरुण को अपनी ओर झुकाते उसके माथे पे तिलक लगाने लगते हैं, और उसी टीके के किरण के माथे पर भी बिंदी छोड़ देते हैं। किरण मुस्कुरा कर बस अरुण की ओर बढ़ने वाली थी कि कोई हाथ उसे एक और खींचते हुए कह रहे थे, दीदी चलो ना, बाबूजी आ गए। किरण सारंगी को रोककर कुछ कहना चाहती थी, पर अब म्यूजिक के साथ लोगों का शोर इस कदर बढ़ गया था कि किसी को किसी की आवाज ही नहीं मिल रही थी। किरण बेचैनी से बार बार पीछे पलट कर देखती, पर भीड़ में अरुण खो गया था और उसके मिलने की उम्मीद भी। सारंगी उसे बाहर लाती उसे टैक्सी की ओर ले जा रही थी, जबकि उसके कदम उसे बार बार पीछे ढकेल देना चाहते थे। मन मसोजे वे टैक्सी में अपने बाबूजी संग बैठ रही थी, और हाथ में पकड़ी डांडिया स्टिक वहीं पत्थर पर रखकर अपना लहंगा करीने से उठाकर वह टैक्सी में बैठने लगती है। और यही वो पल था जब अरुण इधर उधर भटकते वहां आ पहुंचा था। उसका दिल ही जानता था कि किस बेचैनी से उसने हर चेहरे में अपनी किरण को खोजा होगा, पर ढूंढ न सका। और जब वो मिली भी तो उसे जाते हुए देख रहा था। किरण के बैठते सारंगी को भी टैक्सी में बैठते देख रहा था। किरण अरुण सारंगी को पहचानता था,
इसलिए वे उजली आभा का बस अंदाज़ा भर लगा पाया, जिससे अनजाने ही उसकी नींद उड़ा रखी थी। जहाँ किरण उदासी लपेटे वापस लौट रही थी, वहीं उसकी छोड़ी डांडिया स्टिक अब अरुण के हाथ में थी, जिसे वे बड़ी शिद्दत से चूमता हुआ झूमते वापस लौट रहा था, और मानो उसके कोई नशा सतारी हो गया हो। क्या इतना इश्क में डूबने के बाद आप इस कहानी को बिना लाइक सब्सक्राइब किए लौट सकेंगे? तो इस कहानी में जुड़े रहने के लिए इस कहानी को रोजाना सुनते रहें और डूबे रहें इश्क के समंदर में। कहानी को पसंद आने पे अपने मित्रों से साझा करें। धन्यवाद।